तू भी ना किस फूहड़ को पत्नी बनाकर ले आया है। ये एक कॉरपोरेट पार्टी है और उसमें भारती ऐसे जाएगी, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। लोग कहेंगे बहू से ज़्यादा तो सास मॉडर्न लग रही है। विनय, इसे थोड़ी तो मॉडर्न ड्रेस दिला देता और ढंग से रहने का सलीका भी सिखा। ऐसे तो ये इस घर में नहीं रह पाएगी। कविता जी ने हे दृष्टि से अपनी बहू को देखकर मुंह बनाया। मम्मी, भारती इतनी अच्छी तो लग रही है। लाल अनारकली सूट में खिल रही है और लंबे लहराते बाल से गजब का कहर ढा रही है। इसकी इसी सुंदरता और सादगी पर तो मैं फिदा हो गया था, और अब इसे ही बदल दूं, ये तो ठीक नहीं होगा। मेरी पत्नी सबसे अलग है और मुझे इसे पार्टी में ले जाते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। अपने बेटे विनय का जवाब सुनकर कविता जी चुप हो गई। जब पति ही पत्नी की तरफ बोले तो किसी दूसरे की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कहे। पूरे रास्ते कविता जी चुप बैठी रही, मन ही मन सोचती रही। मेरी बात नहीं मानी और इस गंवार से शादी कर ली। मेहता जी की बेटी रिचा से शादी करता तो वो हमारे साथ उठने बैठने लायक तो होती। इसके साथ जाने से तो मुझे शर्म ही आती है। ये तो हमारी आज नाक ही कटवा देगी। विनय ने तो मेरी बात नहीं मानी, पर अपने छोटे बेटे पुनीत के लिए मैं रिचा जैसी लड़की ले आऊँगी। अरे रिचा जैसी क्यों, रिचा ही लेकर आ जाऊँगी। घर भी अच्छा है और रिचा पैसे वाली भी है, मुझे भी पसंद है। मन ही मन खुश होती रही और उन्होंने भारती से थोड़ी भी बात नहीं की। उनके हिसाब से भारती अनारकली सूट में बहन जी लग रही थी। सब पार्टी में पहुंच गए। विनय भारती का हाथ पकड़कर अंदर गया। भारती को देखकर सबके मुंह से वाह वाह निकल रहा था। सब दोनों नए शादीशुदा जोड़ों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे थे। विनय को बिजनेस में बड़ी सफलता मिली थी, इसीलिए कविता जी ने ये पार्टी रखी थी। वो खुद महंगा गाउन पहनकर आई थी तो उन्हें अपनी बहू सामान्य सी लग रही थी। जब पार्टी में भारती के सूट और उसकी तारीफ हो रही थी तो कविता जी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में मॉडर्न कपड़ों में रिचा अपने पापा के साथ आ गई तो कविता जी ने उनसे सहमति ली और पुनीत के साथ रिचा की सगाई की घोषणा कर दी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर आकर पुनीत ने कहा, मम्मी, अचानक रिचा से मेरी सगाई क्यों करवा रही हैं? पहले हम एक दूसरे को जान तो लें। हमने सिर्फ बिजनेस का ही बातें की हैं, कभी घर परिवार और रिश्तों की कोई बात नहीं की। ये सुनकर कविता जी ने पुनीत को चुप करवा दिया। मैं नहीं चाहती कि तू भी विनय के जैसी कोई गंवार लड़की घर में उठाकर ले आए। मुझे मेरे बराबर स्टेटस वाली बहू चाहिए जो मेरे साथ किट्टी पार्टी और बाहर उठ बैठ सके। पुनीत अपनी मम्मी की बात का विरोध नहीं कर पाता है और उसकी सगाई तय कर दी गई। कविता जी रिचा को बहू रूप में देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर कविता जी चिल्लाकर बोली, ये क्या, तुझे थोड़ी भी अकल नहीं है? हम नाश्ते में ब्रेड बटर खाते हैं और तूने ये घी के पराठे और आलू की सब्जी बना दी। विनय तो इन्हें छुएगा भी नहीं, इतना घी हमें नुकसान करेगा। भारती चुप थी। तभी अंदर से विनय आकर बोलता है, मम्मी, भारती को मैंने ही पराठे सेकने को बोला है। रोज ब्रेड बटर खाकर मैं ऊब सा गया हूँ। आपको ऑफिस जाने की जल्दी होती है तो आपको समय नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने भारती को कहा कि मुझे ये खाना है तो उसने बना दी। वैसे आप ब्रेड बटर भी खा सकती हैं, फ्रिज में रखा हुआ है। कविता जी कुछ नहीं बोली, उन्हें भी पराठे खाकर अच्छा लगा था, पर वो हर बार भारती का अपमान कर रही थी और उसे नीचा दिखाने में उन्हें मजा आ रहे थे। विनय एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा है और अपनी मां कविता जी के साथ कपड़ों का बिजनेस करता है। विनय के पापा के बाद कविता जी पर ही सारा भार आ गया था। उन्होंने रसोई और घर छोड़कर सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान दिया, क्योंकि दोनों बेटे छोटे थे, उन्हें पालना था, उन्हें पैरों पर खड़े होना था। बिजनेस करते करते उनमें भी बहुत बदलाव आया।
उसके रहने का ढंग और सोच भी बदल गई। विनय और पुनीत ने अपनी पढ़ाई पूरी की और घर के बिजनेस में ही लग गए। उनकी मेहनत का परिणाम था कि बिजनेस अच्छे से सेट हो गया था। अब कविता जी को विनय की शादी की चिंता हुई। उन्होंने कई जगह लड़कियां देखी पर उन्हें कोई पसंद नहीं आई। ऋचा के लिए वो विनय का रिश्ता भेजने वाली थी कि एक सुबह उन्होंने देखा कि विनय मंदिर से आ रहा है। उसके साथ में भारती भी गले में माला डाले हुए थी। मम्मी, मैंने अपने बचपन के प्यार से मंदिर में शादी कर ली है। आपको कहता तो आप कभी नहीं मानती। मैंने सोचा शादी करके आऊँगा तो आप मना नहीं कर पाएंगी। कविता जी को बहुत बुरा लगा। वो तो सोच कर बैठे थी कि ऋचा और विनय की शादी होगी तो उन्हें बिजनेस में फ़ायदा होगा। साथ में ऋचा इकलौती बेटी भी है तो बहुत सारा दहेज लेकर आएगी और उसकी दौलत भी उन्हें ही मिल जाएगी। पर विनय ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। भारती उनके पुराने पड़ोसी की बेटी है जो 4 बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पापा स्कूल में सामान टीचर हैं जो किसी तरह बस अपना परिवार चला रहे थे। दोनों के रिश्ते को स्वीकारने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। भारती सामान्य घरेलू लड़की थी जिसे घर के सभी काम आते थे और कविता जी चाहती थी उनकी बहू मॉडर्न तरीके से रहने वाली और पैसे वाली हो। बस भारती घर में तो आ गई पर कविता जी उससे चिढ़कर ही रहती थी। कविता जी खुद बिजनेस में व्यस्त रहती थी तो घर और रसोई नौकरों के भरोसे चल रहे थे। पर अब भारती ने आकर सब कुछ संभाल लिया था। विनय और भारती में बहुत अच्छी बनती थी। कविता जी ने अभी भी भारती को मन से बहू नहीं स्वीकारा था। कविता जी ऋचा और पुनीत की शादी की तैयारियां बहुत जोर शोर से कर रही थी। आखिर उसकी पसंद की बहू जो घर आ रही थी और साथ में दहेज भी मिलने वाला था। ऋचा अपने साथ बहुत सा दहेज और महंगी वस्तुएं, कपड़े और गहने लाई थी। कविता जी ने शादी के बाद अपने ऑफिस में भी पार्टी दी, लेकिन वो ऋचा की शॉर्ट ड्रेस देखकर हैरान रह गई। ऋचा, तुम हनीमून पर नहीं जा रही हो। ऑफिस में कई बड़े लोग भी होंगे। ये तुम्हारी शादी की पार्टी है, थोड़ा लंबा ड्रेस पहन लेती। ये सुनकर ऋचा बोली, सासू माँ, आपने भी गाउन पहना है, मैं भी गाउन पहनती तो सास बहू में कुछ अंतर नहीं रह जाता। फिर मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल हूँ तो आपको परेशानी क्यों हो रही है। कविता जी ने चुप रहना बेहतर समझा। अगली सुबह ऋचा 9 बजे तक भी नहीं उठी और पुनीत के ऑफिस जाने का समय हो गया था। भारती ने सबके लिए नाश्ता बना दिया पर ऋचा उठकर नहीं आई। कविता जी ने उठाना चाहा तो वो गुस्से से बोली, सासू माँ, आपको मुझसे क्या काम है। मेरे पापा ने बहुत पैसा दिया है, एक नौकर रख लो पर मुझे तंग मत करो। और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। कविता जी ऑफिस चली गई। दोपहर को नौकर लंच दे गया और बोला, बड़ी भाभी ने खाना बनाकर भेजा है, बाहर का मत खाइएगा वरना नुकसान करेगा। कविता जी ने लंच बॉक्स खोलकर देखा, दाल रोटी, सूखी सब्जी, सलाद, चावल सभी कुछ था। घर का खाना और वो भी बहू के हाथ का खाना खाकर उनकी आत्मा तृप्त हो गई। अब उन्हें विनय की पसंद पर नाज होने लगा, लेकिन उन्होंने कभी विनय और भारती को बताया नहीं कि वो भारती को पसंद करने लगी है। भारती घर में सबका ख्याल रखती थी। ऋचा कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। फिर भी भारती अपने देवर पुनीत का ध्यान रखती थी। एक दिन फोन आया कि भारती के पापा बीमार हैं तो वो तबीयत पूछने मायके चली गई। वहीं पीछे से कविता जी की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो बिस्तर पर आ गई। अगली सुबह नाश्ते का समय हुआ तो ऋचा ने सबको ब्रेड बटर पकड़ा दिया। आज कविता जी को महसूस हुआ कि मैंने भारती की कदर नहीं की तो ऋचा भी मेरी कदर नहीं करती है। 2 दिन से बाहर से खाना आ रहा था जिसकी आदत लगभग छूट चुकी थी। भारती सबके लिए मन से खाना बनाती थी। दोपहर को
दवाई लेनी थी। उन्होंने ऋचा को आवाज़ लगाई तो ऋचा ने नर्स से बोला, मैं टीवी देख रही हूँ, जाओ अंदर जाकर उस बुढ़िया को संभाल लो। ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। ऋचा उनके कमरे में आती ही नहीं थी और अगली सुबह वो पुनीत को लेकर अपने मायके चली गई ताकि उसे सास की सेवा नहीं करनी पड़े। कविता जी के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही भारती बेचैन हो गई और वापस ससुराल आ गई। विनय ने कहा भी कि तुम अपने पापा को छोड़कर मेरी मम्मी की सेवा करने क्यों आ गई। विनय, पापा पहले से ठीक हैं और वहाँ उनकी सेवा करने के लिए मेरी तीनों बहनें हैं, मम्मी हैं, लेकिन इधर तो मम्मी जी अकेली हैं। आप दोनों तो ऑफिस चले जाओगे, फिर मम्मी जी को कौन संभालेगा। वो घर की बड़ी हैं, इस घर की मालकिन हैं, तो उन्हें नर्स के भरोसे तो छोड़ नहीं सकते ना। और अब वो मेरी भी मम्मी हैं। कविता जी ने ये सब सुना तो उनका दिल भर आया। जिस बहू का इतना अपमान किया, दिन रात ताने दिए, हर वक्त कमी निकाली, आज वही बहू उनकी सेवा के लिए तत्पर है। नर्स से बढ़कर उनका ख्याल रख रही है। कविता जी को आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हो गई। शहर के सारे रास्ते जाम हो गए, सभी सेवाएं बाधित हो गई, तो नर्स भी नहीं आई। अब कविता जी के सारे काम भारती करने लगी। वो उन्हें प्यार से नहलाती, उनको कपड़े पहनाती और उनके बाल भी बनाती थी। उनको समय पर दवा भी देती थी। एक रात भारती उनके कमरे में आई और बोली, मम्मी जी, वो नर्स अभी कुछ दिन और नहीं आएगी। बारिश में उसका घर टूट गया है। तब तक मैं आपके कमरे में रहूँगी। लेकिन बहू, ऐसा करने से विनय को बुरा लगेगा। तुम उसे छोड़कर मेरे कमरे में कैसे रह सकती हो। कविता जी ने कहा, मम्मी जी, मैं विनय से लड़कर आपके कमरे में नहीं आ रही हूँ। ये हम दोनों ने आपसी सहमति से फैसला लिया है। वो हंसते हुए बोली, मैं आपका ख्याल रखूंगी। नर्स का फ़ोन आया था, उसे अभी भी वक्त लगेगा और नई नर्स भी जगह जगह पानी भरा हुआ है, उस वजह से नहीं आ पाएगी। फिर वो हिचकिचाते हुए बोली, भारती, जो दैनिक काम में बिस्तर पर करती हूँ वो तो नर्स ही करवा पाएगी। भारती समझ गई और बोली, नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी। मैंने आपको अपनी माँ माना है, तो बेटी होने के नाते मैं सब काम कर लूँगी। आप तो बस जल्दी से अच्छे हो जाइए। भारती ने मुस्कुरा कर कहा। कविता जी की आंखें भर आई। बड़ी बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया। तेरे मम्मी पापा को बुरा भला कहा, हमेशा दहेज ना लाने का ताना दिया, हमेशा तेरे कपड़ों का मजाक बनाया, तुझे गवार कहकर तेरा अपमान करती जा रही थी, और आज तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। मेरी अपनी पेट की बेटी होती तो शायद वो भी नहीं करती। मैंने हमेशा दहेज और दिखावे को चाहा था। मैं विनय के लिए ऋचा को लाना चाहती थी, पर विनय ने तुझे पसंद कर लिया। बस यही बात मुझे अखर रही थी। मैंने ऋचा को नहीं, उसके पैसे और स्टेटस को चाहा था। आज ऋचा मुझे इस हाल में छोड़कर पुनीत को लेकर अपने मायके चली गई है। उसे लग रहा होगा कि मैं तो बिस्तर पर आ गई हूँ, तो अब मेरी सेवा क्यों करे। उसे अपनी आज़ादी, किट्टी पार्टी और घूमना फिरना जो पसंद है। जब मैं उससे पैसे के कारण जुड़ी थी, तो वो मेरे दिल से कैसे जुड़ेगी, मेरे दर्द को क्या समझेगी। मैंने सिर्फ पैसा देखा था और विनय ने तेरे गुण देखे, तभी तो तू घर को संभाल लेती है और मुझे भी संभाल रही है। ऋचा और तुझ में कितना बड़ा फ़र्क है। वो मुझे इस हाल में छोड़कर मायके चली गई और तू मेरा हाल सुनकर मायके से दौड़ कर आ गई। मम्मी जी, आप ज़्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मैं सब संभाल लूँगी, आप दवाई खाकर आराम कीजिए, भारती ने कहा। भारती की कुछ महीनों की मेहनत और डॉक्टर की दवाई से कविता जी ठीक हो गई। वो पहले की भांति चलने फिरने लगी और ऑफिस जाने लगी।
एक दिन सब घर पर बैठकर खाना खा रहे थे तो पुनीत और ऋचा आ गए। मम्मी जी, आप ठीक हो गई? मुझे बहुत खुशी हुई, आप चिंता मत करें, पुनीत और मैं कल से यहीं रहने आ जाएंगे। ये सुनते ही कविता जी बोली, बहू, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास विनय और भारती हैं, तुम दोनों अपने पापा के पास ही रहो और अब सारा बिजनेस विनय और मैं संभाल लेंगे। मेरा तो अपना बेटा मुझे दुख में छोड़कर चला गया तो मैं तुमसे क्या कहूँ। और हाँ, अब इस घर में, इस बिजनेस में तुम दोनों का कोई अधिकार नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। पुनीत और ऋचा चले गए। कविता जी विनय और भारती के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। पाठकों, पैसा जरूरी चीज़ है, पर जब पैसा हो और पास में कोई अपना ना हो तो वो भी बेकार लगता है। जब इंसान दुखी होता है, लाचार होता है तो अपने ही काम आते हैं। आपकी क्या राय है इस कहानी के प्रति, हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।